रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिप्रा सुबह के 4 बजे उठकर सीधा किचन में जाकर खाना ढूंढते हुए खुद से बोलती है, हे भगवान, ये घर है या गरीब खाना। जब भी भूख लगती है ना, कुछ भी नहीं मिलता खाने को टाइम पे। इतना बोलकर वो किचन के ड्रॉर में से मैगी निकालकर बना लेती है और अपने कमरे में बैठकर खाने लगती है। तभी उसके पति हिमांशु की आंखें खुल जाती हैं और उसको मैगी खाता हुआ देखकर वो उससे बोलता है, अरे ये तुम्हारा पेट है या कुआं जो कभी भरता ही नहीं है। जी मुझे समझ नहीं आता कि आप मेरे खाने के पीछे क्यों पड़े रहते हो। टाइम देख रही हो, सुबह के 4 बज रहे हैं और इस टाइम कौन उठकर खाना खाता है, मोटी कहीं की। आपने मुझे मोटी बोला, मोटी हूँ मैं। मोटी को मोटी ना बोलूं तो क्या बोलूं। पूरा दिन गाय की तरह चढ़ते चढ़ते पूरे शरीर में चर्बी चढ़ रही है। अगर यही हाल रहा ना तो एक दिन खा खा कर फट जाओगी। तो आपको ऐसा लगता है? ठीक है, फिर मैं आज से ही ना डाइटिंग करूंगी और फिर देखना आप कैसे मेरा वजन और खाना दोनों कम होते हैं। इतना बोलकर शिप्रा मैगी खाकर सो जाती है। कुछ ही देर के बाद सुबह हो जाती है और हिमांशु तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रहा होता है और शिप्रा से बोलता है, शिप्रा, अभी तक ब्रेकफास्ट तैयार नहीं हुआ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। हिमांशु की आवाज सुनकर शिप्रा सैलेड खाते हुए किचन से बाहर आती है और बोलती है, अरे क्या हो गया हिमांशु जी, क्यों गले को कष्ट दे रहे हो इतना मुझे आवाज लगा लगा कर। मेरा लंच और ब्रेकफास्ट कहाँ है? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ यार। ओह, आप भूल गए? आज सुबह ही तो मैंने आपको बताया था कि मैं डाइटिंग पर हूँ, इतनी जल्दी भूल गए? तो इसका मतलब क्या, तुम खाना नहीं बनाओगी हमारे लिए? हिमांशु जी, जब मैंने खाना ही नहीं है तो बनाऊं किसके लिए? शिप्रा की ये बात सुनकर हिमांशु उस पर गुस्सा होने लगता है कि तभी उसकी माँ चेतना लंच लेकर आती है और उसके हाथों में देते हुए बोलती है, अरे कोई बात नहीं बेटा, तेरी माँ अभी जिंदा है। अगर ये भैंस खाना नहीं बनाएगी तो हम भूखे नहीं मर जाएंगे। हिमांशु बिना कुछ खाए अपना लंच लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं कुछ देर के बाद शिप्रा को बहुत जोर से भूख लगने लगती है। तभी वो खुद से कहती है, ओफो, मैं क्या करूं? अब तो ये भूख मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही और मेरी भूख का एक ही इलाज है, खाना खाना और ढेर सारा खाना। इतना बोलकर वो किचन में जाकर खाना लेती है और बाहर आकर आराम से बैठकर खाते हुए एक बार फिर खुद से कहती है, शिप्रा बेटा, जल्दी से खाना खा ले। अगर तेरी उस घूसट सास ने देख लिया ना ऐसे तुझे छुप कर खाते हुए, तो तेरे हाथ और मुंह से दोनों खाना छीन के ले जाएगी। इतना बोलकर शिप्रा जल्दी जल्दी खाने लगती है, मगर चेतना वहाँ आ जाती है और उससे कहती है, महारानी सुबह तो बोल रही थी कि जब मुझे खाना खाना ही नहीं है तो बनाकर करूँगी क्या, और अब देखो कैसे दबा दबा कर ठूसे जा रही है, जैसे जन्मों से भूखी हुई है। तो क्या हो गया माँ जी, अगर थोड़ा सा खा लिया तो? और वैसे भी और दिन के मुकाबले तो आज मैंने कम ही खाना खाया है। हाँ हाँ करमजली, तूने तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया मुझ पे। माँ जी, आप इतना गुस्सा किस बात का कर रही हैं? और वैसे भी सुबह से मैंने अभी खाना खाया है, उसमें भी आपका लेक्चर शुरू हो गया। अरे अगर आपको मेरा खाना पसंद नहीं है तो मुझे साफ सीधा बोल दो ना। नास पिटी अभी भी सुबह ही हो रही है और मेरे बेटे को गए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ। और हाँ, मुझे नहीं पसंद ये तेरा बार बार बेसब्रों की तरह खाना खाना। देखिए, आपकी पसंद नापसंद से मुझे ढेले भर का फर्क नहीं पड़ता, मैं खाऊंगी और ऐसे ही खाऊंगी। अपनी सास से लड़ने के बाद शिप्रा खाना लेकर वापस अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में खाते हुए खुद से रोते हुए कहती है, सबको मेरे खाने से दिक्कत होती रहती है। इसी तरह रोते हुए वो अपना खाना खत्म करके घर का सारा काम कर लेती है और हिमांशु को कॉल करके उससे बोलती है, माय लवली हबी, चलो ना आज हम बाहर खाने पे चलते हैं। वो शर्मा जी है ना, कल वो भी अपनी पूरी फैमिली को डिनर पर लेकर गए थे, तुम भी ले चलो ना। माँ जी को कितना अच्छा लगेगा और मुझे खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। बाहर तो मैं ले जाऊं तुम्हें, पर तुम खाती ही इतना हो कि मुझे बिकवा दोगी। पर मैं सिर्फ ये माँ के लिए ही करूँगा। सच्ची? फिर ठीक है, चलो मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ और माँ जी को भी तैयार होने के लिए बोल देती हूँ। अरे पहले मेरी बात तो सुन लो, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी हर एक शर्त मंजूर है, बताइए क्या शर्त है आपकी? यही कि तुम वहाँ मेरी बेइज्जती नहीं करवाओगी और अपने खाने पर कंट्रोल रखोगी।
शिप्रा उससे वादा कर देती है और जल्दी से चेतना को बता देती है। कुछ ही देर के बाद हिमांशु आ जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ जाकर शिप्रा अपना आपा खो देती है और बिना कुछ देखे बस खाने पर टूट पड़ती है। उसे ऐसे खाते देखकर वहाँ बैठे सभी लोग बस उसे देखते ही रह जाते हैं। और कुछ ही देर के बाद शिप्रा खाना खाकर बोलती है, हिमांशु जी, माँ जी, चलिए, मेरा खाना तो हो गया। अरे अकेले ही पूरे रेस्टोरेंट का खाना खा गई और बोल रही हो आज के लिए बस इतना ही। अरे इसने कसम जो खा रखी है कि तुझे तो बिकवा कर ही मानेगी। एक गांव जितना राशन अकेले ही खा जाती है नासपीटी। अरे आप दोनों हमेशा ही मेरे खाने के पीछे क्यों पड़े रहते हो? अब जितनी भूख होगी उतना ही तो खाऊंगी ना, और अगर भरपेट खाना नहीं खाया तो फिर खाना ही क्या खाया? शिप्रा की इस हरकत के लिए हिमांशु और चेतना उसको सुना ही रहे होते हैं कि अचानक से शिप्रा की तबीयत खराब हो जाती है और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। हिमांशु जल्दी से उसके मुंह पर पानी मारता है, लेकिन शिप्रा को होश नहीं आता तो वो उसे तुरंत घर ले जाता है, जहां अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाकर उसका चेकअप करवाता है। शिप्रा के कुछ टेस्ट होने के बाद उनकी फैमिली डॉक्टर उनसे कहती है, आपकी वाइफ को फूड पॉइजनिंग और ब्लड इन्फेक्शन है। अगर ये ऐसे ही ओवरलोडेड खाती रही तो कुछ ही दिनों में उनको और भी बीमारियां लग जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर हिमांशु और चेतना पहले तो उसका इलाज करवाते हैं। शिप्रा भी अपने इलाज में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करती। जैसे ही उसकी हालत में सुधार होता है, चेतना और हिमांशु उसे समझाते हुए बोलते हैं, देखा बहू, ज्यादा खाना खाने का नतीजा। अरे बेटा, भूख हर किसी को लगती है, लेकिन अपनी जुबान और खुद पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है ताकि आगे जाकर उसे किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। माँ बिल्कुल सही बोल रही हैं। बस इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा खाने से मना करता था। ऊपर से तुम्हारी बॉडी में फैट ही फैट है, और अगर अब ठीक होने के बाद भी तुमने खाने पर कंट्रोल नहीं किया ना, तो आने वाले समय में तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अपने पति और सास की बात सुनकर उसको समझ आ जाता है कि हर चीज एक लिमिट में ही खानी चाहिए, चाहे वो खाना ही क्यों ना हो। जिसके बाद वो खुद को रोकने की पूरी कोशिश करती है ताकि वो कम से कम खाना खा सके जितने उसके शरीर को खाने की जरूरत है। साथ ही साथ वो एक अच्छा डाइट प्लान भी शुरू करती है। वक्त के साथ साथ वो धीरे धीरे पतली भी होती जाती है और अपने आप को फैटी से फिट कर लेती है। अपनी बीवी का ये बदला हुआ रूप देखकर हिमांशु बहुत खुश होता है। साथ ही उसकी सास के साथ मिलकर वो घर की सारी जिम्मेदारियां भी बहुत अच्छे से संभाल लेती है, जिसके बाद वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।